नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। शुरुआत करेंगे अब तक की हेडलाइंस के साथ। बिहार के कानून मंत्री को लेकर सीएम नीतीश पर बड़ा दबाव। सीबीआई मामले ने कार्तिक को बर्खास्त करने की उठाई मांग। शक्ति प्रदर्शन से पहले जेडीयू में बगावत। एमएलए बीमा भारती ने मंत्री पर लगाई वसूली और हत्या के गंभीर आरोप। आजम खान पर फिर एक्शन। गवाह को धमकाने के मामले में दर्ज हुई एफआईआर। कार्तिक सिंह के मामले पर भड़के जीतन राम मांझी। कहा, मुझ पर भी केस था, 8 घंटे में इस्तीफा देना पड़ा था। शाहनवाज हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका। बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज होगा रेप का मामला। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। आपको बता दें, पहली खबर बिहार से आ रही है। बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया। 16 अगस्त को राज्य में 31 नए मंत्रियों ने शपथ ली। हालांकि शपथ लेने के साथ ही नीतीश सरकार इन मंत्रियों को लेकर सवालों के घेरे में आ गए हैं। एक तरफ जहां कानून मंत्री पर अपहरण के मामले दर्ज हैं, तो वहीं नए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर भी गबन का आरोप है, जिसे लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल बिहार में कानून मंत्री बनाए गए कार्तिक सिंह के खिलाफ कोर्ट से अपहरण के मामले में वारंट जारी किया जा चुका है, जिसे लेकर सरकार के सहयोगी दल उनके शपथ लेने के 48 घंटे के अंदर ही इस्तीफा देने का दबाव बनाने में लगे हैं। उधर इस मामले को लेकर बीजेपी भी लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रही है। इसी बीच महागठबंधन की सहयोगी पार्टी भाकपा ने कार्तिक सिंह को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने कहा कि नीतीश कुमार से देश के कानून मंत्री के पद को लेकर एक बार फिर विचार करने को कहा। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव तो इस फैसले पर फिर से सोचने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ नए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर भी गबन का आरोप है। राज्य के नवनियुक्त कृषि मंत्री राजद के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हैं। इनके ऊपर एसएफसी के करोड़ों रुपए के चावल गबन का आरोप है। आपको बता दें कि इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 17 अगस्त को राबड़ी देवी के पास पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यह पहली मुलाकात है। नीतीश कुमार ने लालू यादव को गुलाब का फूल भेंट के तौर पर दिया। इस दौरान तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और विजय कुमार चौधरी मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात की तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर की हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि वो भी बिहार से आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार बनते ही सत्ताधारी जेडीयू के अंदर बगावत की आवाज बुलंद हो गई है। बिहार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के विधायक बीमा भारती ने राज्य की खाद्य मंत्री लेसी सिंह को हटाने की मांग की है। पुणे को दमदहा से विधायक हैं और लेसी सिंह को मंत्री बनते ही रुपौली के जेडीयू विधायक बीमा भारती भड़क गई और लेसी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि विधायक बीमा भारती ने खाद्य मंत्री लेसी सिंह पर वसूली और मर्डर कराने का गंभीर आरोप लगाया। बिहार में खाद्य मंत्री लेसी सिंह के पति बूटन सिंह की लालू राबड़ी राज में हत्या हुई थी, जबकि बीमा भारती के पति अवधेश मंडल भी बाहुबली हैं। बिहार की राजनीति में जेडीयू विधायक बीमा भारती और खाद्य मंत्री लेसी सिंह की ये अदावत नई नहीं है। लेसी सिंह और बीमा भारती के बीच पहले भी 36 का आंकड़ा रह चुका है, क्योंकि दोनों के पतियों के नाम इलाके के बाहुबली में शामिल किए जाते हैं। आपको बता दें कि लेसी सिंह के पति बूटा सिंह की लाल रेवड़ी राज में हत्या कर दी गई थी, जबकि बीमा भारती के पति अवधेश मंडल भी बाहुबली हैं। बीमा भारती जेडीयू के पहले विधायक हैं जिन्होंने सीएम नीतीश कुमार के कैबिनेट में शामिल मंत्रियों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। बीमा भारती और लेसी सिंह के बीच से दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। भारती की नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने लेसी सिंह पर वसूली और मर्डर समेत कई गंभीर आरोप लगा दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उनकी मांग पर ध्यान नहीं देगी तो वो इस्तीफा दे देंगी। कहा जा रहा है कि लेसी सिंह नीतीश की करीबियों में से एक हैं और बीमा भारती पहले भी नीतीश कैबिनेट में मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन इस बार बीमा भारती का पत्ता कट गया, जिससे वो भड़क गई हैं। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं,
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर नगर विधायक आजम खान और 5 अज्ञात के खिलाफ रामपुर की नगर कोतवाली में एक गवाह द्वारा कोर्ट में प्रचलित मुकदमे की गवाही में आजम खान के खिलाफ गवाही न देने के लेकर धमकाने का आरोप है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 195A, 506 और 120B के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मुकदमा दर्ज करने वाले गवाह ने 2019 में भी आजम खान के यतीम खान से संबंधित मामले में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार के समय खतीम खान की भूमि को खाली कराने के लिए मकानों को तोड़ा गया था और जबरन कब्जा खाली कराया गया था। इस मामले में जब प्रदेश में सत्ता पलटी हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 2019 में तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खान सहित आजम खान के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें मकान तोड़े जाने को लेकर लूटपाट, जान से मारने की धमकी और आपराधिक षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई थी। उसी मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में गवाही होनी थी। अदालत का समय होने से पहले ही गवाह ने कोतवाली नगर पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि सुबह करीब 9:30 बजे 5 अज्ञात लोग उसके घर आए और कहा कि आज तुम्हारी आजम खान के मामले में गवाही होनी है। हमें आजम खान जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने भेजा है। आपको बता दें कि मुकदमे में उनके खिलाफ गवाही नहीं देनी है, ऐसा कहा गया था। और अगर सही बात कही तो आप जानते हैं कि आपका क्या हश्र होगा। ये तमाम बातें उसमें कही गई थी और साथ ही उन्होंने कहा कि इस वजह से मैं डर गया हूं और थाने में आया हूं। मेरी रिपोर्ट दर्ज कर मेरी गवाही की जाए। और इसके बाद पुलिस ने गवाह की इस शिकायत पर एफआईआर दर्ज की और उसे सुरक्षित कोर्ट पहुंचाया, जहां आज गवाही की प्रतिक्रिया शुरू हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि आरजेडी एमएलसी और बिहार के कानून मंत्री बने कार्तिकेय सिंह को लेकर सियासी बवाल जारी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इसको लेकर हमला बोल दिया है। आपको बता दें कि बुधवार को उन्होंने इस मसले पर अपनी ही उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि हम समझते हैं कि सरकार को इसके बारे में मालूम नहीं था, शायद पता होता तो कार्तिकेय सिंह को शपथ नहीं दिलाई जाती। अपना उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी ने भी शपथ ली थी, वारंट भी नहीं था, सिर्फ मुकदमा हुआ था और उसके बावजूद त्याग पत्र देना पड़ा था। जी हां, नीतीश कुमार इस चीज को ढंग से नहीं समझते हैं। उनके संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में यह बात नहीं हुई, इसीलिए कार्तिकेय सिंह ने शपथ ले ली। जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि हम पर वारंट हुआ था, सिर्फ केस हुआ था और साथ ही 8 घंटे के भीतर इस्तीफा भी देना पड़ा था। इधर जीतन राम मांझी ने बीजेपी की ओर से बिहार में जंगल राज के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। कहा कि जब वो 7 से सरकार चला रहे थे तब बेरोजगारी और महंगाई का मुकदमा कहां था। जी हां, ये सवाल खड़ा कर दिया है उन्होंने और साथ ही मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का ठप्पा भी लग रहा था। इसके कारण नीतीश कुमार को बहुत सारे ट्रांसफर पोस्टिंग बंद करने पड़े थे। नीतीश कुमार ने बदलाव लाने के लिए पाला बदला है, जिसका हम स्वागत करते हैं। जीतन राम मांझी बुधवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के जयंती समारोह में मीडिया से सवाल के जवाब दे रहे थे। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को बड़ा झटका दिया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 के एक मामले में शाहनवाज हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आपको बता दें, इस याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज करने को कहा गया था। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए कि इस मसले में 3 महीने में अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट निचली अदालत के सामने रखें। साल 2018 में एक महिला ने केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन पर आरोप लगाया था कि उसके साथ छतरपुर फार्म हाउस में रेप किया। इसके अलावा जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इस मसले पर पुलिस ने निचली अदालत में कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। हालांकि उस वक्त भी कोर्ट ने पुलिस के तर्क को खारिज करते हुए कहा था कि यह संयोजन अपराध मामला है। शाहनवाज हुसैन बिहार के एमएलसी हैं। वो बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री थे। शाहनवाज
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्र में मंत्री बने थे। उस समय उन्हें सबसे युवा मंत्री होने का गर्व प्राप्त हुआ था। सैयद शाहनवाज हुसैन साल 2014 में भागलपुर लोकसभा में चुनाव हार गए थे। 2019 में उन्हें बीजेपी ने कहीं से भी टिकट नहीं दिया था, लेकिन वो लगातार पार्टी के लिए कार्य करते रहे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, कहीं मत जाइए, बने रहिए कमल राष्ट्र में। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। इनसेंसिटिव। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें, अगली खबर लखीमपुर से सामने आ रही है। लखीमपुर में एक बार फिर किसान संगठन बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों ने 75 घंटे का महाधरना शुरू कर दिया है। अनाज मंडी में होने वाला यह धरना 21 अगस्त तक चलेगा। इस प्रदर्शन में किसान नेता राकेश टिकैत, दर्शन पाल, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर जैसे बड़े चेहरे शामिल होंगे। इस महाधरने में शामिल होने के लिए किसान देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। किसान की प्रमुख मांग 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन को खत्म किए जाने के लिए सरकार की ओर से किए गए वादों को पूरा करना है। 3 दिन के इस महाधरने में शामिल होने के लिए पंजाब और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से हजारों की मात्रा में किसान लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं। 3 दिवसीय मोर्चे में शामिल किसानों के इस 3 दिन के इस महाधरने में किसान प्रदर्शनकारी किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने और घायल हुए किसानों को 10 लाख का मुआवजा, 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने के वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों की अजय मिश्र टोनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने और उन पर भी मुकदमा चलाने, एमएसपी पर गठित कमेटी का विरोध और 14 दिनों में गन्ने भुगतान और गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसान आंदोलन में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, फसल खरीदी केंद्र की संख्या बढ़ाने और किसानों की सिंचाई के लिए फ्री बिजली और वन विभाग की ओर से किसानों को दिए गए नोटिस रद्द कर सभी किसानों को उन जमीनों पर मालिकाना हक देने की मांग लगातार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 2 साल तक हुए किसानों के आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी एक बड़ा केंद्र बना। जी हां, आपको बता दें, वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टोनी के बेटे आशीष मिश्रा पर कुछ आंदोलनकारी किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ाने देने का आरोप लगा था। इसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। उनकी जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। इस समय वो जेल में बंद हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि बिहार से शिक्षा विभाग की टीम दिल्ली जाकर अरविंद केजरीवाल के मॉडल को देखेगी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। शिक्षा मंत्री का पदभार लेने के बाद चंद्रशेखर ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। दिल्ली में सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल सराहनीय कदम है। इसके लिए हम लोगों ने अधिकारियों से बातचीत भी कर ली है। केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को हम लोग जाकर जरूर देखेंगे। हर संभव प्रयास होगा कि बिहार में भी केजरीवाल मॉडल पर शिक्षा में काम किया जाए। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि साथ ही सिमतुल्ला मॉडल को भी हम लोग देखेंगे। उन्होंने केजरीवाल मॉडल पर कहा कि दुनिया भर से लोग वहां आ रहे हैं तो हम भी जरूर देखेंगे, कुछ ना कुछ तो खास होगा। शिक्षा मंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनको नफरत पढ़ाना है वो पढ़ाएं, हमें मोहब्बत पढ़ाना है, हमें ग्लोबल जस्टिस पढ़ाना है। समान काम समान वेतन की बात पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो शिक्षक वर्ग संचालित कर अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे उनको रिजल्ट मिलेगा, उनका वेतन भी उसी अनुसार होगा। शिक्षकों की बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों पर कहा कि मुख्यमंत्री सरकारी नौकरी देने को लेकर चिंतित हैं। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा भी की है कि जल्द ही ज्यादा से ज्यादा बहाली होगी। ये कह देना ही सिर्फ तुरंत हो जाएगा कि ये अभी संभव नहीं है, लेकिन जल्द ही रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यह पहली मुलाकात है। नीतीश कुमार ने लालू यादव को गुलाब का फूल भेंट के तौर पर दिया है। इस दौरान तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और विजय कुमार चौधरी मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात की तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर की हैं। बिहार के डिप्टी सीएम और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने मुलाकात की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू यादव जी से मिलने पहुंचे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव बुधवार को पटना पहुंचे। इससे पहले उन्होंने बीजेपी नीति केंद्र सरकार को तानाशाह करार दिया और साल 2024 आम चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प भी जताया। साल 2024 के चुनाव के लिए आगे के रास्ते के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने ये टिप्पणी की कि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के बीजेपी को छोड़कर आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दलों के साथ हाथ मिलाना तथा बिहार में महागठबंधन 2 सरकार के सत्ता में आने के बाद लालू की ये पहली टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि हमें तानाशाह सरकार को हटाना है, मोदी को हटाना है। सरकार बनने के बाद नए महागठबंधन को निशाना बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर लालू यादव ने कहा कि झूठा आदमी है, ये सब गलत है। बाद में लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने विमान में उनके साथ अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, पटना के लिए प्रस्थान। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। इस मुलाकात की उपराष्ट्रपति सचिवालय ने तस्वीरें शेयर की हैं। जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था। इस मुलाकात को लेकर उपराष्ट्रपति सचिवालय ने ट्वीट किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज उपराष्ट्रपति निवास में माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है, आज राष्ट्रपति निवास में माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने पर उन्हें बधाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से आज बुधवार को कई नेताओं ने मुलाकात की, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह शामिल हैं। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को समर्थन करते हुए वोट दिया था। हालांकि इस चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जीत हुई थी। उपराष्ट्रपति चुनाव संसद भवन में 6 अगस्त को हुआ था और इस चुनाव का रिजल्ट इसी दिन ही जारी कर दिया गया था।
बता दें कि जगदीप धनखड़ को 528 वोट और विपक्ष की मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले थे। उपराष्ट्रपति चुनाव में धनखड़ ने अल्वा को 346 वोटों के अंतर से हराया था। देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त को शपथ भी ली थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक नेताओं ने उन खबरों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी शुरू कर दी है जिसमें जम्मू कश्मीर में काम के उद्देश्य से रहने वाले लोग भी केंद्र शासित प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकेंगे। जी हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के वास्तविक मतदाताओं के समर्थन को लेकर इतनी असुरक्षित है कि उसे सीटें जीतने के लिए अस्थायी मतदाताओं को आयात करने की जरूरत है। ये सवाल दाग दिया है उन्होंने। जब जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का मौका दिया जाएगा तो इनमें से कोई भी चीज बीजेपी की सहायता नहीं करेगी। जी हां, वो मीडिया में आए उन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि जो लोग काम, व्यवसाय या शिक्षा के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं वो अगले विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इस प्रक्रिया का असली उद्देश्य स्थानीय आबादी को शक्तिहीन करना है। मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनावों को स्थगित करने संबंधित भारत सरकार का निर्णय पहले बीजेपी के पक्ष में पलड़ा झुकना। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें, और अब गैर स्थानीय लोगों को वोट देने की अनुमति देने से चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए है। असली उद्देश्य स्थानीय लोगों को शक्तिहीन करने के लिए जम्मू कश्मीर पर शासन जारी रखना है। यह महबूबा मुफ्ती साफ तौर पर कह रही हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, कहीं मत जाइए, देखते रहिए कमल राष्ट्रीय। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। यूनिफॉर्म भी तुम्हारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, कम हो गए फासले। पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम, थोड़ा सा भी जो चले। प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है ऐसे भले। सच 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 प्रीत अब है यही स्कूल की, कभी टीचर न बच्चों को मारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। लाइब्रेरी में जो पढ़ना हो
बातें यहाँ। ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियां। वो जो पढ़ेंगी, जो आगे बढ़ेंगी, तो बदलेगा हिंदुस्तान। घर 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 शिक्षा जब पहुंचेगी, स्कूल की शक्ति पाएंगे निर्बल भी सारे। कण 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 सुनो घंटी बजे, स्कूल की चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे, चलो स्कूल तुमको पुकारे, चलो स्कूल तुमको पुकारे। शिक्षा मेरा अधिकार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि पिछले 8 सालों में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब मोदी सरकार के 2 मंत्रालयों के बीच न सिर्फ तालमेल की कमी उजागर हुई, बल्कि गृह मंत्रालय को अपनी ही एक मंत्री के दिए बयान को खारिज करने पर मजबूर होना पड़ा। बता दें कि मंत्री के दिए एक बयान ने ऐसा बवाल मचा दिया है कि केंद्र सरकार को जहां अपनी सफाई देनी पड़ रही है, तो वहीं दिल्ली के केजरीवाल सरकार केंद्र के खिलाफ पूरी ताकत से हमलावर हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल सीधे शब्दों में वो केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। क्योंकि मामला रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़ा है, जो संघ और बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है। सवाल ये उठ रहा है कि केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने उन्हें फ्लैट देने और सुरक्षा मुहैया कराने का बयान क्या अपनी मर्जी से दे दिया है, या फिर इसके जरिए दिल्ली के सियासी माहौल को भांपने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, विवाद होते ही गृह मंत्रालय मैदान में कूद पड़ा और उसने हरदीप पुरी के बयान से पल्ला झाड़ते हुए सारा ठीकरा दिल्ली की केजरीवाल सरकार के सिर पर फोड़ डाला और वो रोहिंग्या मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में ना रखें। दरअसल ये सारा विवाद शुरू हुआ बुधवार की दोपहर में, जब केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी थी। जी हाँ, उन्होंने इस ट्वीट के महज चंद घंटे के भीतर ही संघ से लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार में बैठे हुक्मरानों तक ये संदेश पहुंचा दिया कि वो ऐसा बेतुका फैसला आखिर कैसे ले सकते हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल देगा। हरदीप पुरी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है। जाहिर सी बात है कि ऐसा अहम फैसला कोई मंत्री अपने स्तर पर ले तो नहीं सकता है, इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार के शीर्ष स्तर पर यह निर्णय हुआ है, लेकिन संघ और उससे जुड़े तमाम हिंदू संगठनों को भारी विरोध के बाद इसे वापस लेना पड़ा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि अनुराग कश्यप इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म दोबारा के प्रमोशन में लगातार बिजी हैं। इस फिल्म में तापसी पन्नू और पवेल गुलाटी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 19 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप उन बॉलीवुड सेलेब्स में से एक हैं जो इंडस्ट्री में हो रहे पॉलिटिक्स पर अपनी राय रखने में पीछे नहीं हटते। जब भी बॉलीवुड को लेकर उनसे पूछा जाता है तो वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अनुराग और तापसी ने फिल्म के फेल होने के साथ सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ट्रेंड को लेकर खुलकर बात की। बता दें कि पिंक विला की खास बातचीत में अनुराग कश्यप ने जब बॉयकॉट ट्रेंड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसका आदी हूं। यह उन लोगों को प्रभावित करता है जिनकी फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती हैं। मेरी फिल्म ने 32 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस नहीं किया है, तो मेरे लिए कुछ नया नहीं है। जब से ट्विटर शुरू हुआ है मैं तब से बॉयकॉट हो रहा हूं। मुझसे वो सवाल पूछिए जो मुझे प्रभावित करता हो। ये तमाम बातें अनुराग कश्यप बोल रहे हैं। आपको बता दें कि अनुराग कश्यप ने ये बॉयकॉट के बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि मैं लंबे समय से बॉयकॉट नहीं हुआ हूं। तापसी ने बताया कि मनमर्जियों के बाद अनुराग की अब कोई फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। बता दें कि सोशल मीडिया पर इन दिनों बॉलीवुड फिल्मों को बाइकआउट करने का ट्रेंड चल रहा है। पहले लाल सिंह चड्ढा, उसके बाद पठान और
ब्रह्मास्त्र को भी बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है। दोबारा एक मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है, ये स्पेनिश फिल्म का ऑफिशियल रीमेक है। हाल ही में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी जिसमें कई सेलेब्स शामिल भी हुए थे। सेलेब्स के तापसी की ये फिल्म काफी पसंद आई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि गुजरात से सामने आ रही है। आपको बता दें कि गुजरात में 2022 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो ने बुधवार को कहा कि उनके ओर से और उनके परिवार के 7 लोगों से जुड़े मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई ने न्याय पर उनके भरोसे को तोड़ दिया। बिल्किसी बानो सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या मामले में दोषी सभी 11 लोगों को बीजेपी नीत गुजरात सरकार ने माफी नीति के तहत सजा माफ कर दी थी। जी हाँ, आपको बता दें जिसके बाद 15 अगस्त को उन्हें गोधरा उप कारागार से रिहा कर दिया गया। सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए बानो ने कहा कि इतना बड़ा और अन्यायपूर्ण फैसला लेने से पहले किसी ने उनकी सुरक्षा के बारे में नहीं पूछा और ना ही उनके भले के बारे में सोचा। उन्होंने गुजरात सरकार के इस बदलने और उन्हें बिना डर के शांति से जीने का अधिकार देने को कहा। बानो की ओर से उनकी वकील शोभा द्वारा जारी किए गए एक बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले 15 अगस्त 2022 को जब मैंने सुना कि मेरे परिवार और मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले, मुझसे मेरी 3 साल की बेटी को छीनने वाले 11 दोषियों को आजाद कर दिया गया है तो 20 साल पुरानी भयावह अतीत मेरे सामने आके खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले को सुनकर उन्हें लकवा सा मार गया। जी हाँ, तमाम बातें सामने आ रही हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है, मैं अभी होश में नहीं हूं। ये तमाम बातें उनकी वकील द्वारा कहे गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश के पूर्वी हिस्सों से लेकर पश्चिमी छोर तक आसमानी आफत से आगे इंसान बेबस और लाचार हो गया है। भारी बारिश और बाढ़ लगातार होने के चलते गांव डूब रहे हैं, वहीं शहरों में समंदर जैसे हालात बन गए हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से नर्मदा, शिप्रा, पार्वती, बेतवा, तवा और चंबल नदियां उफान पर हैं। वहीं जल स्तर बढ़ने के कारण बांधों के गेट खोले जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बाढ़ की वजह से 10 लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भारी बारिश के बीच इंद्रावती नदी पूरे उफान पर है। नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पानी के तेज बहाव के आगे हर कोई बेबस है। कई लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। यहाँ कई लोग पानी में बह गए, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ा। घंटों मशक्कत के बाद आखिरकार 11 साल की लड़की का शव बरामद कर लिया गया है। बस्तर एक जगह सैलाब में बस गिर गई और पूरे बस्तर संभाग में बुधवार तक बाढ़ की वजह से 10 लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 400 लोग बेघर हो गए। सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से लोग बेहाल हैं। भोपाल समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है और जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि MIT और पुलिस के बीच बुधवार की शाम जमकर बवाल हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने न सिर्फ पथराव किया बल्कि पुलिस की पिस्टल तक छीन ली। करीब 2.5 घंटे के बाद पुलिस ने पिस्टल बरामद कर ली। इसी बीच आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें से 4 को गंभीर से रूप से चोट लगी है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 1 दर्जन से ज्यादा उपद्रवी छात्रों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इनके नाम को गुंडा रजिस्टर में दर्ज करने समेत कड़ी कार्रवाई करने वाली है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम करीब 5 बजे के आसपास 2 सिपाही बाइक से पुलिस लाइन लौट रहे थे। कॉलेज गेट के पास पुलिस और कुछ छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद छात्र पुलिस से उलझ गए। कहा जा रहा है कि उन्हें मारने पीटने लगे। इस बीच किसी ने पुलिस की सरकारी पिस्टल भी छीन ली। सूचना के बाद पुलिस लाइन से काफी
संख्या में अन्य जवानों को भेजा गया। इसके बाद रण क्षेत्र में इलाका भी बदल गया। बता दें कि मौके पर कई थानों की पुलिस भी पहुंची और कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से ज्यादा उपद्रवी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि शाम छात्रों के बीच पार्टी भी होने वाली थी। मामले में एसएसपी ने बताया कि पार्टी करने वाले छात्रों ने पुलिस पर हमला किया था। इस बीच उनमें से एक छात्र पिस्टल को लूटकर फरार भी हो गया था। घटना में 4 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। इस मामले में पुलिस ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा उपद्रवी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई की जा रही है। घायल जवानों का इलाज भी जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कमल राष्ट्रीय।